नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में। दर्शकों, मैं हूं आपके साथ निशा। हम सब भारत की कहानी जानने की उत्कंठा रखते हैं। ये एक ऐसा देश है जो विविधता, संस्कृति और इतिहास के लिए जाना जाता है। भारत देश का इतिहास उसकी संस्कृति, धर्म और राजनीति से जुड़ा हुआ है। यह देश अपनी बेहतरीन संस्कृति के लिए जाना जाता है और इसकी कहानी हमेशा से उल्लेखनीय रही है। इस देश की कहानी वास्तव में एक रोमांचक यात्रा है जो हमें इस देश के इतिहास, संस्कृति और धर्म से परिचित कराती है। भारत का इतिहास बहुत समृद्ध है। इसके इतिहास में बहुत से महान व्यक्तियों की कहानियां आपने सुनी होगी। भारत के इतिहास की शुरुआत प्राचीन भारत से हुई। प्राचीन भारत एक समृद्ध संस्कृति और धर्म का केंद्र है। परंतु आज हम जो कहानी बताने जा रहे हैं वो एक नवाब की है जिसके कहर से अंग्रेज कांपते थे। कहा जाता है कि इंग्लैंड में किसी भी स्कूल का बच्चा भारत के बारे में 3 चीजें जरूर जानता है। पहली कालकोठरी यानी कि ब्लैक होल, दूसरा पलासी की लड़ाई और तीसरा 1857 का विद्रोह। दरअसल 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद से ही मुगल साम्राज्य का तेजी से पतन शुरू हो गया था और बंगाल तकनीकी रूप से मुगल साम्राज्य का हिस्सा होते हुए भी एक तरह से आजाद प्रांत बन गया था। जब अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने वहां अपनी फैक्ट्रियों की किलेबंदी शुरू कर दी तो नवाब सिरोज-उद-दौला के उनको लगा कि वह उनको दिए गए अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्होंने उनसे जवाब तलब किया। इस कहानी की शुरुआत होती है 17वीं सदी के अंत से। मुगलों का सूरज डूब रहा था। अलग अलग सूबों में ताकत नवाबों के हाथ में चली गई थी। तब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के पास बस गिने चुने फोर्ट थे। इनमें से एक फोर्ट था फोर्ट विलियम, आपने सुना होगा, जो कि कोलकाता में है। यह फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच बंगाल के ट्रेडिंग पोर्ट्स पर कब्जे को लेकर जद्दोजहद चल रही थी। इसलिए 1756 की शुरुआत में अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम की सुरक्षा को और मजबूत कर दिया। अंग्रेजों के जुल्मों सितम की तमाम कहानियां आपने पढ़ी होगी, लेकिन ये कहानी ब्रिटिश स्कूलों में भारतीय क्रूरता के उदाहरण के रूप में पढ़ाई जाती है। 123 अंग्रेज नवाब की नींद की वजह से घुट-घुट कर मर गए थे। वे एक बूंद की पानी के लिए तड़प रहे थे। रिश्वत की पेशकश की, फिर भी नवाब के सैनिक नहीं पसीजे। यह वही घटना थी जिसने पलासी की लड़ाई की पटकथा लिखी थी। बात है कोलकाता की ब्लैक होल ट्रेजेडी। 17वीं सदी का दौर था। मुगलों का प्रभाव खत्म हो रहा था। क्षेत्रीय सूबेदार और नवाबों के हाथ में पावर मतलब सत्ता थी। अंग्रेज और फ्रांसीसी भारत में जमने का प्रयास कर रहे थे। बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला। उनकी राजधानी हुआ करती थी मुर्शिदाबाद। 1756 में नाना के इंतकाल के बाद सिराजुद्दौला को 20 साल की उम्र में बंगाल की गद्दी पर बैठा दिया। उनकी सेना उस दौर में काफी शक्तिशाली थी। 50,000 सैनिक, 500 हाथी और 50 तोपों की फौज थी। अंग्रेज कोलकाता को व्यापारिक केंद्र बना चुके थे। वे कारोबार से अधिक अपनी शक्ति बढ़ाने पर फोकस किया करते थे। नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेजों के मंसूबों से वाकिफ थे। यही कारण था कि कई बार वो चेतावनी भी दे चुके थे, समझा चुके थे कि सैन्य ताकत ना बढ़ाएं, सिर्फ कारोबार करें। नवाब सिराजुद्दौला को पता चला कि उनकी चेतावनी के बावजूद भी अंग्रेज फोर्ट विलियम के अंदर अपनी सेना बढ़ा रहे हैं। 16 जून 1756 को नवाब ने हमला कर दिया। उस वक्त अंग्रेजों का गवर्नर था जॉन ड्रैक। नवाब के हमले की खबर जब उसको मिली तो उसने अपने कमांडर, परिषद सदस्यों और महिलाओं, बच्चों के साथ हुगली में खड़े बड़े जहाज से भाग गया। तब किले की सुरक्षा की कमान जे.जेड. हॉलवेल के जिम्मे में थी। नवाब की फौज 20 जून 1756 को किले की दीवार तोड़कर अंदर दाखिल हुई। एस.सी. हिल ने अपनी किताब
बंगाल इन 1857-58 में लिखा कि नवाब ने फोर्ट विलियम के अंदर दरबार लगाया। उन्होंने कोलकाता का नाम अलीनगर रखने का ऐलान किया। फिर राजा मनिक चंद को किले का रक्षक घोषित किया। नवाब ने जॉन ब्रेक जहां रहता था उसे गिराने का आदेश दे दिया। फिर नमाज पढ़कर खुदा का शुक्रिया अदा किया। हॉलवेल ने बाद में इंटरेस्टिंग हिस्टोरिक इवेंट्स रिलेट टू प्रोविंस ऑफ बंगाल किताब में लिखा, और उन्होंने इस पे लिखा कि मेरे हाथ बांधकर नवाब के सामने पेश किया गया। नवाब ने गवर्नर जॉन ब्रेक के व्यवहार पर नाराजगी जताई। एच.सी. हिल ने अपनी किताब में लिखा कि नवाब की फौज ने फोर्ट विलियम के अंदर जमकर लूटपाट की, लेकिन हॉलवेल ने ऐसी किसी घटना का जिक्र नहीं किया। शाम को किले के एक बड़े हॉल में अंग्रेज फौज को जमा कर दिया गया। नवाब की फौज भी थी। खाने पीने का इंतजाम किया गया। तभी एक अंग्रेज सैनिक ने शराब के नशे में नवाब के सैनिक को गोली मार दी। नवाब तक इस हिमाकत की खबर पहुंची तो उन्होंने हॉलवेल को बुलाया। उनसे पूछा कि ऐसा व्यवहार करने वालों के साथ आप लोग कैसा व्यवहार करते हैं। हॉलवेल ने जवाब दिया कि काल कोठरी में कैद कर देते हैं। फिर क्या था, हॉल में तब 140 अंग्रेज सैनिक, अधिकारी और उनकी पत्नी और बच्चे थे। नवाब ने आदेश दिया कि सभी को काल कोठरी में डाल दिया जाए। फिर नवाब सोने चले गए। 18 बाई 14 फुट की काल कोठरी थी। सिर्फ 3-4 कैदियों को उसमें रखा जा सकता था। वेंटिलेशन के लिए छोटे से 2 रोशनदान थे। 146 अंग्रेजों को उस कोठरी में ठूस दिया गया, जिस कोठरी में 3 से 4 लोग रह सकते थे। अब खुद सोचिए, उस कोठरी में 146 अंग्रेजों को डाल दिया गया। जून की उमस भरी गर्मी थी। हॉलवेल ने सैनिकों से बगल के दूसरे कमरे में आधे लोगों को शिफ्ट करने की गुजारिश की। सैनिक नहीं माने। हॉलवेल ने अपनी किताब में लिखा कि मैंने 1000 रुपए की रिश्वत भी देनी चाहिए कि आधे लोगों को बगल वाले कमरे में शिफ्ट कर दे, लेकिन नवाब के सैनिक नहीं माने। रात 11 बजे तक अंग्रेज उमस की वजह से बेहोश होकर गिरने लगे। काल कोठरी के बाहर खड़े पहरेदारों से अंग्रेजों ने पानी मांगा। काफी मिन्नतों के बाद पहरेदारों ने रोशनदान से पानी दिया। उमस से तड़प रहे अंग्रेज पानी के लिए एक दूसरे के ऊपर चढ़कर रोशनदान तक पहुंचने की कोशिश करने लगे। इसी आपाधापी में पानी पूरे कमरे में फैल गया। इससे उमस के हालात और बिगड़ गए। अंग्रेज बेहोश होकर एक दूसरे पर गिरने लगे, लेकिन किसी सिपाही ने नवाब की नींद में खलल डालने का दुस्साहस नहीं किया। सिपाहियों से अंग्रेजों की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। वे नवाब के जगने का इंतजार कर रहे थे। सुबह करीब 6 बजे नवाब कमरे से बाहर निकले तो सैनिक ने अंग्रेजों की हालत बताई। रात में शराब के नशे की वजह से नवाब भी भूल चुके थे कि उन्होंने अंग्रेजों को काल कोठरी में कैद कराया था। उन्होंने सैनिकों से कहा कि फौरन अंग्रेजों को बाहर निकाला जाए। जब काल कोठरी खुली तो सिर्फ 23 अंग्रेज जो थे वो सही थे और उनको बाहर निकाला गया। बाकी अंग्रेजों के शवों को पास के ही गड्ढों में खोदकर दफना दिया गया। बाद में रॉबर्ट क्लाइव ने पलासी की लड़ाई में नवाब सिरोजुद्दौला को हराकर इस घटना का बदला लिया। पलासी की लड़ाई ही अंग्रेजी शासन की नींव मानी जाती है। हॉलवेल ने बाद में उन मृत लोगों की याद में वहां एक स्मारक बनवाया। कुछ सालों बाद बिजली गिरने से इसे बहुत नुकसान पहुंचा। ईंट से बने इस स्मारक को 1821 में फोर्ट विलियम के उस समय के गवर्नर जनरल फ्रांसीसी हेस्टिंग्स ने गिरवा दिया। 1902 में वायसराय लॉर्ड कर्जन ने काल कोठरी से थोड़ी दूर डलहौजी स्क्वायर, आज इसका नाम बदल दिया गया है, इसको दिनेश बाग कहा जाता है, और इन लोगों की याद में संगमरमर का एक और स्मारक बनवाया गया। लोगों की मांग पर 1940 में इसे सेंट जॉर्ज चर्च के प्रांगण में शिफ्ट कर दिया गया, जहां ये आज भी मौजूद है। कुछ इतिहासकारों ने हॉलवेल द्वारा किए गए विवरण पर सवाल उठाए।
एससी हिल ने लिखा कि हॉलवेल द्वारा बताए गए 123 मृत लोगों में से हमें सिर्फ 56 लोगों के रिकॉर्ड मिलते हैं। भारत के मशहूर इतिहासकार जादूनाथ सरकार का मानना है कि हॉलवेल ने अपने विवरण में मरने वालों की संख्या को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया था। आपको बता दें, जादूनाथ अपनी किताब द हिस्ट्री ऑफ बंगाल में लिखते हैं, ये देखते हुए कि बहुत से अंग्रेज इस लड़ाई में मारे गए थे, सिराजुद्दौला के हाथ इतने अधिक अंग्रेज लगने का सवाल नहीं उठता। बाद में एक जमींदार भोलानाथ चंद्रा ने 18 गुणा 15 फीट के क्षेत्र में बांस का घेरा बनाकर लोगों को इकट्ठा किया तो वो संख्या 146 से कहीं कम पाई गई। हॉलवेल के विवरण में उन सभी लोगों को काल कोठरी में मरा हुआ दिखाया गया था जो पहले ही या तो लड़ते हुए मारे गए थे या जिनके जीवित रहने या बच निकलने के बारे में कोई रिकॉर्ड बचा ही नहीं। इतिहास के पन्नों में इस घटना को जितना बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया हो, लेकिन इसका भरपूर इस्तेमाल ब्रिटिश राष्ट्रवाद को बढ़ाने में किया गया। आपको बता दें, रॉबर्ट क्लाइव ने 7 अक्टूबर 1756 को सांसद विलियम मार्वट को एक पत्र में लिखा, इस घटना को सुनकर हर एक का सीना दुखी हुआ, दहशत और नाराजगी से भरा हुआ है। यह नाराजगी खास तौर से सिराजुद्दौला के प्रति है जिसने कलकत्ता को हमसे छीना है और जो हमारे देशवासियों का हत्यारा है। जिस आसानी से कलकत्ता पर कब्जा किया गया उससे भी हमारा घोर अपमान हुआ है। ब्रिटिश हलकों में हर जगह यही भावना घर घर की गई कि ब्रिटिश सम्मान की वापसी होनी चाहिए और इस घटना का बदला लिया जाना चाहिए। निकोलस डर्क्स ने अपनी किताब कस्टस ऑफ माइंड, कोलिजियस एंड मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया में लिखा कि ब्लैक होल यानी काल कोठरी एक किंवदंती बन गई और इसे ईस्ट इंडिया कंपनी के बहादुर व्यापारियों पर भारत में रहने वाले लोगों के अत्याचार के रूप में दिखाया गया। घटना के 1 साल बाद इसकी खबर लंदन पहुंची, वो भी तब जब हॉलवेल खुद पानी के जहाज से वहां पहुंचे। बाद में 1757 में नवाब सिराजुद्दौला पर हमला करने के लिए इसे घटना का बहाना बनाया गया। काल कोठरी की इस घटना को भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विस्तार का न सिर्फ प्रमुख कारण बताया गया, बल्कि इसके आधार पर भारत में ब्रिटिश शासन को जायज ठहराने की कोशिश भी की गई। लेकिन जैसे जैसे ब्रिटिश शासन का सूरज अस्त होता गया, ये घटना भी इतिहास के गर्त में समाती चली गई। इस घटना के 1 साल के भीतर रॉबर्ट क्लाइव ने न सिर्फ कोलकाता पर दोबारा कब्जा किया, बल्कि पलासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला को हराकर भारत में अंग्रेजी शासन की नींव रखी। 2 जुलाई 1757 पलासी की लड़ाई में हार के बाद बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला एक धोखे के चलते मारे गए, जिसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में एक छत्र राज हो गया। 23 जून 1757 दिन गुरुवार पलासी के मैदान पर गंगा नदी के किनारे नवाब की फौज और ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना आमने सामने थी। करीब 50,000 सैनिक, 500 हाथी और 50 तोपों से लैस सिराजुद्दौला की सेना ईस्ट इंडिया कंपनी के करीब 3,000 सैनिकों और कुछ 12 तोपों के मुकाबले कई गुना बड़ी थी। कंपनी की सेना के सौदे के तहत मीर जाफर ने साजिश को अंजाम दिया। अफगान और मराठाओं से हमले के खतरे का हवाला देते हुए जाफर ने नवाब को एक पूरी सेना नहीं उतारने की सलाह दी। इस सलाह को मानते हुए सिराजुद्दौला ने मीर मादन की अगुवाई में 8 से 10,000 सैनिकों को लड़ने का हुक्म दिया। इस टुकड़ी का अटैक और फ्रेंच तोपों के हमलों से कंपनी के 27 जवान मारे गए। इस बीच रॉबर्ट क्लाइव ने तय किया कि जैसे तैसे दिन निकल जाने के बाद रात के समय नवाब पर हमले की योजना बनाई जाएगी। इस बीच बहुत तेज बारिश होने लगी। मानसूनी इलाकों में युद्ध का अनुभव रखने वाले क्लाइव ने तुरंत गोला बारूद को भीगने से बचाया। इस बीच मीर जाफर को सिराजुद्दौला की फौज के गोले बारूद को बर्बाद करने का मौका मिल गया। अधिक तोपें होने के बाद नवाब कुछ न कर पाने की स्थिति में पड़ गया। बारिश रुकते ही मीर मादन ने स्थिति समझे बिना ही हमला बोल दिया। क्लाइव के आदेश पर अंग्रेजी सेनाओं ने अपनी सारी तोपें उसकी टुकड़ी की तरफ मोड़ दी और ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना नवाब की फौज पर कहर बनकर गिरी। इस लड़ाई में मीर मादन की मौत हो गई। इसके बाद
नवाब ने मीर जाफर से सलाह मांगते हुए आगे की योजना पूछी। मीर जाफर ने नवाब को पीछे हट जाने की सलाह दी। सिराजुद्दौला ने मीर जाफर की बात मानने का ब्लंडर कर दिया। लड़ाई के रोके जाने के बाद जब नवाब की फौज वापस लौटने लगी तब क्लाइव की सेना ने फिर अचानक हमला बोल दिया। इससे नवाब और उसकी सेना तितर-बितर होकर बौखला गई। क्लाइव ने लड़ाई जीत ली। नवाब सिराजुद्दौला को भागना पड़ा। एक ऊंट पर बैठकर सिराजुद्दौला जैसे तैसे मुर्शिदाबाद पहुंचे। मशहूर इतिहासकार सैयद गुलाम हुसैन खान ने इस किस्से को बताते हुए अपनी किताब में लिखा कि जो सिराजुद्दौला थे वो आम आदमियों के कपड़े पहनकर भागे थे। उनके साथ नजदीकी कुछ रिश्तेदार भी थे। करीब सुबह 3 बजे उन्होंने अपनी पत्नी लुफ्तुन निसा और कुछ करीबी लोगों को ढकी हुई गाड़ियों में बैठाया। जितना सोना चांदी था वो अपने साथ ले जा सकते थे, अपने साथ लिया और राजमहल छोड़कर भाग गए। छिपते छिपाते वो 2 दिन के बाद सबको साथ लेकर जैसे तैसे पटना पहुंचे। मीर जाफर के बेटे मीरान ने सिराजुद्दौला को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पटना के एक फकीर शाह दाना की मुखबिरी की वजह से सिराजुद्दौला के ठिकाने का पता मीर जाफर के सिपाहियों को लग गया। इसके बाद सिराजुद्दौला को हथियारबंद लोगों ने घेर लिया और पकड़ लिया। 2 जुलाई 1757 को उन्हें वापस मुर्शिदाबाद लाया गया, जहां मीर जाफर के बेटे ने उन्हें जान से मारने का हुक्म दिया। इसके बाद उनकी हत्या कर दी। तो दर्शकों, आज के खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में हमने बताया एक ऐसा नवाब जिसके कहर से कांप उठा था अंग्रेज। इतिहास में रूह कपा देने वाली एक ऐसी घटना, और उस काल कोठरी से निकला था लाशों का ढेर, और उस खूनी काल कोठरी का आखिरकार क्या था सच। ब्लैक बॉक्स के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।